चलो सब लोग आ गए। अच्छा, अजय, सिद्धेश्वर, सुशांत, प्रकाश, वेद, मोनिका, विवेकानंद, और कौन बचा? आलोक। अजय, आलोक ने ज्वाइन। पूछ कर बताता हूँ। ठीक है, कोई नहीं। चलिए शुरू शुरू करते हैं। आज भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। प्रोबेबिलिटीज एक्चुअली 2 सेशंस लगेंगे मुझे, एक सेशन में नहीं होगा। चलो, कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटीज जब हम नाम सुनते हैं, प्रोबेबिलिटीज तो क्या याद आता It is nothing but the chance of occurrence है? of an event. प्रकाश क्या बोले? चांस ऑफ ऑकरेंस। An event. ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, वेरी गुड। Event. चांस ऑफ ऑकरेंस मतलब कि एक आध इवेंट होने का। इवेंट का मतलब क्या? कोई भी एक एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी एक इवेंट या एक्सपेरिमेंट बोलो उसको, ये होने के चांसेस कितने हैं। अब इवेंट क्या क्या हो सकते हैं? Output can be an event. हाँ, इवेंट का मतलब कल बारिश होगी या नहीं। बारिश कल होने के कितने चांसेस है? जो भी चांसेस है, राइट? कितने चांसेस, कितने प्रोबेबिलिटी, कितने मतलब आप बोल सकते हो कि 90% चांसेस है, 80% चांसेस है, 50% चांसेस है। ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटीज के टर्म में आप बोल रहे हो। परसेंट, राइट? बारिश होने के कितने चांसेस है। अब ये बताओ, मेरे पास एक कॉइन है और कॉइन कॉइन राइट, हेड और टेल मिलते हैं हमें कॉइन से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? 50%. 50%. What is the right probability of getting head? अब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल देखना पड़ेगा हमें, टोटल आउटकम्स क्या है उनके, तो उसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस आउटकम। टोटल आउटकम्स क्या होंगे? हेड और टेल। हेड और टेल ये दो सैंपल्स है। अब दो सैंपल स्पेस में दो वैल्यूज है, ठीक है? एक सैंपल स्पेस में दो वैल्यूज है। अब हेड होने के चांसेस कितने हैं? तो कितने हैं? 1/2। ये हेड कितनी है? 1 है। टोटल सैंपल स्पेस में कितने वैल्यूज है? कितने वैल्यूज? 2 है। तो इसकी वैल्यूज क्या है फिर? 0.5। मतलब क्या? 0.5 इंटू 100%, 50%. तो उसकी वैल्यू कितनी हुई? 50%। 50% चांसेस है कि हमें हेड मिल सकता है, और सिमिलरली 50% चांसेस से हमें टेल मिल सकता है। ये जो प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज हम, अगर मैं एप्लीकेशन बताऊं आपको,
तो कहाँ कहाँ यूज होती है? सारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में प्रोबेबिलिटी यूज होती है, सारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में, रिग्रेशन नहीं बट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में। अब कोई कोई आपको बोलेगा कि लीनियर रिग्रेशन में भी होता है प्रोबेबिलिटी का यूज, उतना नहीं होता है। ये इसका आउटपुट तो कंप्लीटली मतलब क्लासिफिकेशन टास्क मतलब कोई एक इमेज दी है आपने, और इमेज कैट है कि डॉग है, कैट वर्सेस डॉग, ये बताना है आपको। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम, क्लासिफाई कर रहे हैं हम इमेजेस को, कैट वर्सेस डॉग, तो हमारा मॉडल प्रोबेबिलिटी देता है। मशीन लर्निंग मॉडल एज वेल एज डीप लर्निंग मॉडल्स, डीप लर्निंग सारे मॉडल्स हमें प्रोबेबिलिटीज देते हैं एज आउटपुट। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, कल हमने रिग्रेशन देखा था, टास्क रिग्रेशन टास्क देखा था, राइट? mx प्लस सी वाला इक्वेशन, mx प्लस सी, इसी का मतलब ये y है। अब आगे जाके मैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में सिखाऊंगा कि इसी को चेंज कैसे करते हैं हम, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस mx प्लस सी करके लिखते हैं एक्चुअली इसी इक्वेशन को क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। और हमें जो वैल्यू मिलती है, वाई वी आर कन्वर्टिंग this equation into this equation, because we want probability as output. If we want to convert the output of regression task into classification task, we need to use this formula, 1 divided by 1 plus e to the power minus x plus t। मतलब कि ये पूरी वैल्यू क्या है, हमारी y की वैल्यू है, माइनस y लिख सकता हूं, या फिर माइनस जेड लिखूंगा मैं आगे जाके, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, ये वाला फॉर्मूला है। ये सेम है, कोई भी एक इंटरचेंजेबली यूज करो आफ्टर, हम ये सीखेंगे। तो बेसिकली ये क्या करता है फॉर्मूला, इस आउटपुट का कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी में करके देता है, 0.48, 0.57 ऐसे करके। और हम बोलते हैं कि अगर 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो उसको क्या करो, 1 में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली, मतलब 100% में कन्वर्ट कर दो। अगर मेरा मॉडल ये बोलता है कि 0.57% प्रोबेबिलिटी, 0.57 प्रोबेबिलिटी डॉग होने की है और 0.43 प्रोबेबिलिटी कैट की है, इस ये जो इमेज है उसकी, तो इंटरनली क्या करते हैं हम, इस 57 का कन्वर्जन 1 में करते हैं और आपको सिर्फ आउटपुट में डॉग मिलता है। ये इंटरनली होता है सब कुछ। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो सारे थ्रेशोल्ड लेवल्स, इसको थ्रेशोल्ड्स बोलते हैं। अभी थ्रेशोल्ड्स कितने में लगाई है हमने, थ्रेशोल्ड 0.5 में है हमारे थ्रेशोल्ड, राइट? 0.5 के नीचे अगर प्रोबेबिलिटी आती है तो हम बोलेंगे कि ये इवेंट नहीं हो सकता। 0.5 से ज्यादा अगर प्रोबेबिलिटीज मिलती है हमें तो हम बोलेंगे कि ये इवेंट ऑकर हो सकता है, होने के चांसेस है। ये क्लासिफिकेशन टास्क की एक एप्लीकेशन है, मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, अभी के लिए नहीं समझ में आया तो भी चलेगा एप्लीकेशंस। बट आप अगर डाउटफुल है कि प्रोबेबिलिटीज का यूज कहाँ होता है, तो काफी जगह पे होता है मशीन लर्निंग में। एक तो मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जो आउटपुट देते हैं वो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ही होता है, क्लासिफिकेशन टास्क का आउटपुट। फिर कुछ मॉडल्स है जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, नेव बायस है, बेस थ्योरम है, बेस, ये भी एक्चुअली these algorithms are based on probability। कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जैसे कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, या फिर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एक है। ये कहाँ पे आता है, ये आता है एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, ये आता है आपका के मींस क्लस्टरिंग, एक एल्गोरिथम है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें एक कंसेप्ट आता है ये वाला। तो ये कंसेप्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन। एक्सपेक्टेशन कंसेप्ट जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटीज का है, अभी के लिए समझ में नहीं आएगा, अगर इसमें गए हम तो और 2-3 घंटे लगेंगे, वो उसी समय हम करेंगे। अभी के लिए अगर किसी को
ये क्यूरियोसिटी है, तो ये वो सिर्फ हम मैं बता रहा हूँ ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो कुछ मॉडल्स है, हमारे मॉडल्स आर कैलकुलेटेड विथ प्रोबेबिलिस्टिक मेजर्स। प्रोबेबिलिस्टिक मेजर्स मतलब अगर आपको मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है, उसमें भी हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी के ऊपर बने कुछ हमारे पास इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। जैसे एमएससी एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने देखा, इसको हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि हम इवैल्यूएट करते हैं हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मैट्रिक कौन कौन से हैं? एक तो देखा हमने मीन स्क्वेयर्ड एरर है, मीन स्क्वेयर्ड एरर ये हमने कल देखा है। रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर भी देखा है हमने, इसी का रूट लेंगे तो आरएमएसटी बन गया। ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। कुछ मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, वो कौन से है? लॉग लॉस या आरओसी एओसी, रिसीवर ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक एरिया अंडर द कर्व। हम वो देखेंगे बाद में जब हम सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देखेंगे। एक्चुअली ये लॉग लॉस और आरओसी एओसी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए होते हैं, रिग्रेशन टास्क के लिए नहीं। क्लासिफिकेशन टास्क कैसे हम मेजर करते हैं? एक तो एक्यूरेसी बताते हैं, ये दोनों आ गए उसमें। फिर F1 स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन टास्क के लिए होते हैं। रिग्रेशन टास्क के लिए एमएपी, ये वाले हम सीखेंगे आगे जाके, आज सीखने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि in evaluation matrix also we are using probabilistic methods like log loss और ROCOs। ये तो हो गए कुछ एप्लीकेशन जिनको क्यूरियोसिटी थी कि मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज हो रही है। इससे ज्यादा समझने की आज जरूरत है नहीं। चलो अब हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है एग्जैक्टली। डिटेल में आप पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रकाश ने बताया हमें, इट इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए है? मेजर द चांस ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट और आउटपुट मिलने के कितने चांसेस है, आउटपुट ऑकरिंग। तो इसकी वैल्यू बताओ मुझे कि कितनी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जब हम बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितने से कितने में वैरी हो सकती है? कौन से नंबर से कौन से नंबर? 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 या फिर 0% से 100%। इससे ज्यादा तो नहीं होगी। अब बारिश आने के चांसेस कल 150% है, ऐसा तो हम नहीं बोल पाएंगे टेक्निकली। लेमन टर्म में आप बोलते हो 101% चांसेस है, मतलब कि आप 100% श्योर हो, वेरी श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट। बट प्रोबेबिलिटी के टर्म में ये 100 से ज्यादा नहीं होता है कभी भी। 100% या फिर 0 to 1 मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे करके आता है। ये वाला हम तो बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, बट ओरिजिनल आउटपुट इस टाइप होता है। अगर मैं बोलता हूं कि द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज वेरी क्लोज टू 0, close to 0, what does that mean? the event will not occur.
the event will not occur or there are very low chances of output occurring. और अगर 1 बोलता हूं तो if the value is closer to 1, most likely the event will occur. right, most likely event will occur, high probability to occur, high probability that the event will occur. काफी चांसेस बढ़ गए अभी. मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस भी कुछ होते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन टास्क बताया मैंने. अब क्लासिफिकेशन में स्पैम फिल्टर एक होता है आपके पास, स्पैम फिल्टर इन यूर ईमेल, स्पैम फिल्टर, राइट. जीमेल का एक स्पैम फिल्टर होता है, उसमें जीमेल ने बैकएंड में क्लासिफिकेशन टास्क क्रिएट किया है उसके लिए, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम. तो जब मेल आता है तब वो आइदर इनबॉक्स में जाएगा, आपके इनबॉक्स में जाएगा, या फिर स्पैम फोल्डर में जाएगा, स्पैम बॉक्स में जाएगा. तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये क्या करता है, ये ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग दी हुई होती है, तो उसको काफी वर्ड्स पता होते हैं कि स्पैम में कौन कौन से वर्ड्स जनरली यूज किए जाते हैं, और स्पैम में कौन कौन सी वेबसाइट्स भी आती है, कौन सी ईमेल्स आते हैं. तो उन सारों का कलेक्शन उसके पास होता है. वो एज एक्स वेरिएबल वो यूज करते हैं. वाई वेरिएबल क्या हुआ यहाँ पे, स्पैम और नॉट स्पैम, स्पैम और नॉट स्पैम. और एक्स वेरिएबल में क्या है, आपके काफी सारे, आपका ईमेल है, जिसने भी सेंडर ने आपको ईमेल भेजा है, उस सेंडर का ईमेल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसमें उसने मेल में क्या लिखा है, या फिर उसका सब्जेक्ट, उस सबको हम कंबाइन करते हैं, ये कॉर्पस बनाते हैं, ये पैराग्राफ बनाते हैं, राइट. पहले ईमेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन आएगा, ऐसे करके ये पैराग्राफ का कन्वर्जन हम नंबर्स में करते हैं और बाद में उसको ट्रेनिंग देते हैं. तो ये ट्रेनिंग देने के बाद हमें इक्वेशन मिलता है, सिमिलर इक्वेशन, mx plus c इक्वल्स टू 0 ही, बट एक्चुअली इसका कन्वर्जन हम प्रोबेबिलिटीज में करते हैं, तो इस टाइप करते हैं 1 plus e to the power minus y. इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आता है 0.5, 0.7, 0.8 जो भी आता है, राइट. 0.5 से ऊपर है तो हम बोलेंगे कि स्पैम है ये मेल, 0.5 से कम है तो बोलेंगे कि ये मेल नॉन स्पैम है. तो इस टाइप ये क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज. इमेज रिकग्निशन भी है, कैट वर्सेस डॉग, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, कैट वर्सेस डॉग. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज भी 2 टाइप की होती है. एक तो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी इंपेरिकल एविडेंस आया है, एक्सपेरिमेंटल, या फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे इंपेरिकल, उसके बेसिस के ऊपर होती है, हवा में गोलेबाजी नहीं. यहाँ पे हम इंपेरिकल एविडेंस लेते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद एग्जैक्टली बोलेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है. और दूसरा है थ्योरेटिकल. थ्योरेटिकली कितनी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैरी करते हैं. इसका मतलब क्या है, मान के चलो अब कि हमें कॉइन टॉस करना है, कॉइन को टॉस करना है. इसका एक एग्जांपल है. हमने क्या किया, एक्चुअली कॉइन को 200 टाइम टॉस किया. हमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है व्हेन वी टॉस द कॉइन 200 टाइम. 200 बार अगर मैंने कॉइन टॉस कर रहा हूँ, उस हर एक का मैं हेड और टेल के जो भी मिला है हमें, उसको मैं नोट करते जा रहा हूँ. और मुझे बोला गया है कि अब क्या करो, गेटिंग हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी अब फाइंड आउट करो. तो जब मैं
कॉइन को टॉस कर रहा था तब मुझे 79 टाइम्स हेड मिला आउट ऑफ 200, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 79 डिवाइडेड बाय 200 इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a head when we toss a coin 200 times. तो इसकी जितनी भी हुई 0.395, ये हो गई आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल, इंपेरिकल। अभी एक्सपेरिमेंटल कब हम यूज करते हैं रियल लाइफ में? जैसे कि आपको एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च, दो टाइप के वेरिएशन है उसमें, दो न्यू प्रोडक्ट में, और दोनों आपने लॉन्च किए, और आपको अब ये देखना है कि लोगों का प्रेफरेंस क्या है, पहला प्रोडक्ट ले रहे हैं या दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ये ले रहे हैं वो लोग या फिर आपका प्रोडक्ट बी ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे? सर्वे करोगे 100 लोगों का, 100 लोगों का सर्वे करोगे और देखोगे कि लेट्स से ये प्रोडक्ट is preferred by 85 पीपल और बी प्रोडक्ट को प्रेफर करने वाले सिर्फ 15 पीपल। दोनों प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, बट आपका प्रोडक्ट भी कोई ले ही नहीं रहा है। अब इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट इज कितना हुआ? 85 डिवाइडेड बाय 100, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है ये। आपने पहले लॉन्च किया दोनों प्रोडक्ट, अब बाजार में गए, लोगों को प्रेफर करने के लिए बोला, लोगों ने ये वाला, 100 लोगों में से 85 लोगों ने ये वाला चूज किया प्रोडक्ट, तो अब ये वाला प्रोडक्ट ये प्रेफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम बोलेंगे 85 डिवाइडेड बाय 100, जो भी आंसर आता है 85%, 85%, या फिर 0.85, राइट। ये हो गई इंपेरिकल, मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद ऑब्जर्वेशन बता रहे हो, थ्योरेटिकल नहीं ऑब्जर्वेशन। अब थ्योरेटिकल इसके उल्टा होता है जो आपने ऊपर बताया मुझे। आपने क्या बताया? जब मैंने पूछा आपको कि एक मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोले 0.5। ये जो है उसको हम थ्योरेटिकली बोलते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी is the process of estimating probabilities based on reasoning। या हमने कैसे कैलकुलेट किया? इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। आपकी रीजनिंग थी वो, आपने कैसे लॉजिक लगाया। और एक मैं एग्जांपल दूंगा अगर इसका, मान के चलो कि मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड है, डेक ऑफ कार्ड्स मतलब पत्तों का ताश है, डेक ऑफ कार्ड्स। तो पत्ते होते हैं, वो पत्ते हैं मेरे पास, कार्ड से कुछ। अब उसमें रेड पत्ता आने की, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड 26/52, 26/50%, 26/52 मतलब 50%। अगर आप देखोगे रेड कार्ड्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप? हार्ट्स एंड डायमंड। हाँ, हार्ट्स और डायमंड। हार्ट एक शेप होता है, राइट। हार्ट्स होते हैं कुछ, डायमंड्स होते हैं। डायमंड्स मतलब ये वाला होता है। तो ये ऐसे ही चार पत्ते होते हैं, दो रेड और दो ब्लैक्स। 13 इसके पत्ते 13 होंगे, इसके 13 होंगे, डायमंड के। हार्ट्स के 13, इसके 13। तो ये टोटल रेड
पूछा है मैंने, टोटल रेड के कितने पत्ते हैं, कि उसकी अगर मैं 52 कार्ड मेरे डेक में है तो मैं रेड कार्ड ही उठाऊंगा उसमें से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले तो हमें देखने पड़ेंगे कि टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, तो 26 है वो टोटल रेड कार्ड्स, इंक्लूडिंग दिस हार्ट शेप एंड दिस डायमंड शेप, आउट ऑफ टोटल 52। तो बाकी दो जो 26 में से 26 बचे, उसमें 13 दो पत्ते हैं, फिर से डायमंड है, डायमंड नहीं है, फिर क्या है? स्पेड एंड क्लब। हाँ, ये जो इस टाइप होते हैं, राइट। देखो अगर इसने पत्ते नहीं खेले तो देखो ये दो पत्ते हर्ट एंड जो प्रकाश बोले डायमंड, और ये क्या है, कौन सा शेप है प्रकाश? स्पेड स्पेड स्पेड। स्पेड, हाँ स्पेड है ये, एंड ऊपर वाला क्लब। हाँ ठीक है, देखो ये 4 कलर के पत्ते हैं, तो कोई भी एक रेड पत्ता उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ये रेड पत्ते हमें गिनने पड़ेंगे, कितने हैं? वो 13 है, टोटल 13 है। ये 13 और 13 26, और बाकी पत्ते ब्लैक कलर के 26 है। गिनो 4 अगर गिनना है तो। ये देखो 21 से 10, और फिर ये जोकर क्वीन किंग, तो ये डिफरेंस क्लियर है। प्रोबेबिलिटीज जो दो टाइप की होती है, एक तो एक्सपेरिमेंटल होती है, दूसरी थेरोटिकल। थेरोटिकल होती है। प्रकाश आपने कैट की तैयारी की थी क्या? हाँ? मतलब किया था, कैट भी किया था, जैड भी किया था। अच्छा। जीआरई टोफेल, हाँ, जीआरई एंड टोफेल आल्सो, जीआरई। जीआरई भी किया था। अच्छा, गुड गुड। तो हमें उस समय लगता था कि ये साला ये इतना क्यों करवा रहे हैं, कैट की तैयारी, ये वो सारी चीजें। तो ये एक्चुअली क्या क्या जरूरी है आईटी में बोलो या फिर किसी भी फील्ड में, एक्चुअली ये हमारी एप्टीट्यूड डेवलप करती है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और वही जरूरी है, क्योंकि हर वक्त एआई में भी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, वो हम कितना फास्ट ग्रास्प करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, वो काफी जरूरी है। हो सकता है कि जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको काम ही ना आए, बट मैंने जो आपको इनेबल किया है उससे आप सब कुछ कर सकते हो, ये बेस है, राइट। अब देखो ये जो एपीआई से फेच करना डेटा है, मैंने आपको वेब स्क्रैपिंग तो पढ़ाया है, बट एग्जैक्टली शायद ये टास्क नहीं पढ़ाया। फिर पिछले बैच में बर्ट मैंने लिया है, बट ये दो मॉडल कैसे एक एक साथ यूज कर सकते हैं हम, बर्ट और जो भी आपका KNN वगैरह है, एक ही टास्क के ऊपर दो मॉडल्स कैसे फिट कर सकते हैं, और फिर उनका उसका जो भी आउटपुट आता है, शायद वो नहीं पढ़ाया मैंने, अलग अलग करके वो पढ़ाया। तो आपकी वो एप्टीट्यूड फिर आपको हेल्प करेगी। ठीक है, मैंने ये एल्गोरिदम सीखा था, इसका मैं ऐसे इस्तेमाल करूंगा, या फिर इससे भी एडवांस जो भी अभी एल्गोरिदम आया है वो तो मैं आसानी से अब सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी, राइट। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं हम अब, प्रोबेबिलिटीज में जो भी टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब कुछ शब्द आते हैं, आप नए हैं
ये शब्द नहीं जानते, इसलिए हम क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी पहले तो देख लेंगे। तो हमने कुछ शब्द डिस्कस किए हैं, वर्ड्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि आउटकम्स एंड इवेंट्स। आउटकम्स एंड इवेंट, इसका मतलब क्या होता है? आउटकम्स और इवेंट्स, आउटकम्स और कर दो या फिर एंड कर दो, और आउटकम्स या इवेंट को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आउटकम्स एक एक्सपेरिमेंट है, उसके आउटकम्स, वी डिनोट आउटकम्स एज एन इवेंट, एज एन इवेंट, आउटकम्स एज एन इवेंट। मतलब क्या कि दी टोटल number of outcomes from an experiment is called event। event क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, एक आधे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, उसको हम इवेंट बोलेंगे। अभी एक एग्जांपल लेते हैं उसका। सपोज वी वांट टू फोरकास्ट द वेदर, फोरकास्ट, फोरकास्ट अ वेदर फॉर अपकमिंग वीक, अपकमिंग वीक। तो उसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। क्या होगा? ऑल द डेज ऑफ द वीक विल बी, ऑल द डेज ऑफ द वीक विल बी, एक तो सनी होंगे, या फिर रेनी होंगे, या फिर क्लाउडी होंगे। तो क्लाउडी, सनी और रेनी। तो ये जो आउटकम्स है, ये आउटकम्स, all of the possible results individually called outcomes, ये आउटकम्स है आपके। एंड ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑन द गिवन कंडीशन टुगेदर आर कॉल्ड एज इवेंट्स। ये आउटकम है एक एक्सपेरिमेंट का, ये एक आउटकम है, ये भी एक आउटकम है, और इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे इवेंट। आउटकम और इवेंट इंटरचेंजेबली यूज होता है, बट एग्जैक्ट डिफरेंस ये है। कब और इवेंट में। फिर आता है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है? इट्स, इट डिनोट्स, इट, सैंपल स्पेस डिनोट्स all the possible outcomes in a set, all the possible outcomes in a set। सेट मतलब पाइथन का सेट। अब मान के चलो कि एक मेरे पास डाइस है, डाइस, डाइस पता है सबको? एक क्यूब जैसे होता है, यहाँ पे एक डॉट होता है, यहाँ पे 6 डॉट होंगे, जो भी है, यहाँ पे 3 डॉट है, या फिर 4 डॉट होंगे, राइट? ये वाला डाइस सबने देखा है बचपन में। अगर किसी कोई भूल गया है तो हम वो भी आपको दिखाएंगे डाइस क्या होता है। एक क्यूब होता है, राइट? देखो, और रोल करने के बाद एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 4, देखो 5। और इमेज कैसी होती है उसकी, डाइस की, देखो ये वाली, राइट? ये हर किसी ने देखा है, इसको डाइस बोलते हैं, DICE। कोई भूल गया है तो हमारा नोटबुक, इसको हम डाइस बोलेंगे। अब डाइस के मुझे बताओ, अब मैं बोल रहा हूं कि डिनोट्स ऑल द पॉसिबल आउटकम इन अ सेट,
तो मैं क्या करता हूँ, सेट तैयार करता हूँ ऐसे, एम्प्टी स्पेस। अब आप बताओ इसका सैंपल स्पेस यस इक्वल्स टू क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स बोलता है, राइट। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इसके, अगर मैं 1 to 1 to 6 6, वेरी गुड, 1 to 6 मतलब 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 5 और 6, गुड। ये 6 होंगे आउटकम्स, तो इसको बोलेंगे हम सैंपल स्पेस। उसका जितने नंबर ऑफ आउटकम्स है वो सारे लिख दो आप। अगर मैं क्वाइन के बताता हूँ, क्वाइन, तो इसके 2 बताओ, head and tail, head and tail 2 राइट, हेड और टेल, ये होगा उसका सैंपल स्पेस क्वाइन का। दो ही पॉसिबल आउटकम्स है उसके, हेड है और टेल है। अब ये बताओ अगर दो क्वाइन है मेरे पास तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 4 रहेगा, head Four, head two head head, tail हाँ. Head and tail. हेड head हेड head रहेगा, टेल टेल रहेगा, फिर हेड tail टेल tail रहेगा, tail head Tail head रहेगा. tail head हेड रहेगा। Tail. हाँ. हम्म? हम्म. तो अब आपको पता है ये कैलकुलेट करना काफी जरूरी है, ठीक है। आप कोई भी अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा कुछ भी इस टाइप कि दो कॉइन दिए हैं आपको, राइट, ये कॉइन रिग्ड है, रिग्ड मतलब कि बायस्ड है, तो हेड बायस टुवर्ड्स हेड, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है। ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ सकते हैं आप इसके ऊपर। सिंपल क्वेश्चन की तो तैयारी आपको करनी ही है, इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी करनी है। जैसे कि अगर पॉइंट रिग्ड है, तो रिग्ड मतलब उसके साथ छेड़खानी की है आपने, अब ये बायस्ड बन गया है, अब वो हेड ही ज्यादा पड़ता है, टेल पड़ता ही नहीं है, काफी कम बार पड़ता है, तो उसको रिग्ड बोलेंगे हम, या फिर बायस्ड पॉइंट बोलेंगे। अगर ये कॉइन हमने रिग्ड किया है टुवर्ड्स हेड और दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कुछ भी ऐसे सवाल पूछ सकते हो, तो उसके आंसर धीरे धीरे हम देखेंगे। आप भी आपके साइड से सर्च करो या ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स, बट सैंपल स्पेस आना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, विदाउट सैंपल स्पेस हम कर ही नहीं सकते, तो सैंपल स्पेस क्रिएट करना काफी जरूरी है। तो आपके लिए होमवर्क वही होगा, क्रिएट डिफरेंट सैंपल स्पेसेस फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। अभी हमने एक दो एक्सपेरिमेंट्स देखे, कुछ सैंपल स्पेस इसका अगर हम लिखेंगे डेक का, तो उसमें 53 फिर नंबर आएंगे, राइट, 53 बार, 52 आएगा। सॉरी 52 बार बार। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी। इवेंट्स के कितने प्रकार होते हैं इवेंट्स के, एक तो होता है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट है इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल या फिर श्योर इवेंट क्या होता है, इवेंट इम्पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, 0 0. इम्पॉसिबल है मतलब 0 है, हो ही नहीं सकता वो इवेंट, ऑकर ही हो ही नहीं सकता। 1 है तो श्योर इवेंट है वो, sure event right? अगर 1 प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की आती है तो हम उसको श्योर इवेंट बोलेंगे। इवेंट मतलब एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है तो उसको श्योर बोलेंगे, 100% होगा। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल केस में वो प्रोबेबिलिटी 0 बनती है।
अब इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूंगा तो कैसे हम दे पाएंगे? सपोज वी आर रोलिंग अ डाइस, हमारे पास एक डाइस है, वी आर रोलिंग इट, तो हमारे पास 6 तो पॉसिबल आउटकम्स है 1 to 6। मैं अगर मैंने ऐसे पूछा आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, बताओ आप कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 6 100%। कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। 100%। 100% है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा इसमें से। अगर मैं ये बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। 0 है। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता ये इवेंट पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। ये है पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। अब और एक है, उसको बोलेंगे हम सिंपल इवेंट, नाम में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, सिंपल इवेंट। ये क्या होता है सिंपल इवेंट? तो यहाँ पे सिंपल इवेंट में है एक ही पॉसिबल आउटकम, ओनली वन पॉसिबल आउटकम। is called sample event, is called sample event। मतलब क्या है कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया है हमने कंडक्ट, सैंपल इवेंट में एक ही नंबर आया है, एक ही नंबर, कोई भी एक ही नंबर आया, तो उसको हम बोलेंगे सैंपल इवेंट, सॉरी सिंपल इवेंट। इसकी डेफिनेशन काफी सिंपल है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक ही है मतलब 100% उसी की प्रोबेबिलिटी बनती है। फिर आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में क्या है? मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, मोर देन वन तो कंपाउंड है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। मतलब कि हेड टेल, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 डाइस के बारे में हमने लिखा, तो मोर देन वन है तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। फिर आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट यानी क्या? ये दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, it is completely unaffected from the other event, it is not dependent या फिर completely unaffected, completely unaffected by other event। ये दूसरे इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे कि कॉइन टॉस करना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, completely unaffected from other events, from other events। ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे क्या होता है? अफेक्ट होता है, कंप्लीटली अफेक्टेड या फिर इवेंट दैट इज अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स, द इवेंट अफेक्टेड बाय अदर इवेंट्स। ये एक इवेंट है, वो दूसरे इवेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है डिपेंडेंट का? तो मान के चलो मेरे पास एक बैग है,
अब उस बैग में बैग से मैंने 2 बॉल निकाले, 1 और 2 बॉल अलग अलग है। Now, if we draw the first ball and then the second ball without putting back the first ball, it will be affected by the first ball. मतलब क्या? अब मैं ऐसा बोलता हूं कि ये रेड बॉल है, ये ब्लैक बॉल है, ठीक है, आप हमें समझने के लिए, what is the probability of getting red ball? 50%. 50%, ठीक है। बट हमने ये रेड बॉल अब निकाला, बाहर निकाला और अंदर रखा ही नहीं। अब रखा ही नहीं, अब ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी बन गई। अब हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल विदाउट 100%. 100% विदाउट पुटिंग रेड बॉल बैक इन द बैग। हमने वो रखा ही नहीं और हम बोल रहे हैं कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी, नाउ दिस प्रोबेबिलिटी हैज बीन अफेक्टेड बाय अदर इवेंट, previously occurred other event, right? Previously occurred event. इसकी प्रोबेबिलिटी अब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो दूसरे बॉल के ऊपर थी, वो हमने निकाला पहले ही। नाउ दिस द इवेंट इज अफेक्टेड बाय अदर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसलिए चेंज हुई। पहले तो प्रोबेबिलिटी 50-50% थी, तो ये अब नाउ डिपेंडेंट इवेंट हो गया। और भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके, बस अभी के लिए इतना सफिशिएंट। इसे अब हम सिंपल भी तो बोल सकते हैं इवेंट। कौन सा? सिंपल इवेंट इस केस में। सिंपल इवेंट हो सकता है, हाँ। ये तो सिंपल इवेंट ही है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो गई। बट ये डिपेंडेंट भी है, सिंपल भी है, डिपेंडेंट भी है, दोनों भी है। क्यों है? क्योंकि पहले जो बॉल था हमने वो निकाला, अब बोल रहे हो कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है विदाउट पुटिंग दैट बॉल बैक इन द बैग। और दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एक टर्मिनोलॉजी आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? 2 events or 2 things cannot occur at a time, cannot happen at a time. अगर एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज नहीं होगी। जैसे कि हेड अगर हो गया है, हेड सैंपल स्पेस अगर हेड और टेल है, हेड मिल गया तो टेल कभी मिल सकता है क्या हमें? नहीं मिल सकता, राइट? हेड मिल गया तो टेल कैसे मिलेगा? मतलब दोनों एक ही बार कैसे मिलेंगे? हम एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों आउटकम्स कैसे मिलेंगे? एक कोई तो एक मिलेगा। बट अगर आप हम मुझे बोलेंगे कि म्यूचुअली फिर इंक्लूसिव का एग्जांपल दे दो कि दोनों तीनों इवेंट साथ ही हो रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था सनी रेनी क्लाउडी वाला, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों एक ही बार हो सकते हैं इवेंट, सनी और रेनी, और सनी और क्लाउडी? हो सकते हैं। हो सकता है। जब हम देखते हैं सनी और रेनी अगर है तो रेनबो निकल के आता है, राइट, सामने। हमने वो भी ऑब्जर्व किया है, सनी रेनी हो सकता है एक ही बार में, तो ये इंक्लूसिव है, 2 आउटकम्स एक ही बार हो सकते हैं। और एक्सक्लूसिव में क्या होगा? 2 इवेंट्स एक बार नहीं होंगे, बस सिंपली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट,
इसको अगर हम ऐसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये वाले दो इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए और बी, ये दोनों हो नहीं सकते। और म्यूचुअली इंक्लूसिव किसे बोलते हैं फिर? म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर टेक्निकली म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं बोलते हम, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं उसको। अगर ये टाइप 6 मैं बोलता हूँ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, दो एक ही बार हो रहे हैं, ए और बी, और यहाँ पे ए बी अलग अलग भी हो सकते हैं, साथ एक साथ भी हो सकते हैं। क्लाउडी सनी रेनी, राइट, या फिर क्लाउडी रेनी, ये दो इवेंट एक साथ भी हो सकते हैं। लास्ट में है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट अब इसमें क्या होता है, all the events together सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं एग्जॉस्टिव नहीं, सॉरी, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ऑल द इवेंट्स टुगेदर डिनोट्स द सैंपल स्पेस। ऑल द इवेंट्स टुगेदर डिनोट्स द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट के कुछ a set of events called exhaustive event if at least one of them necessarily occur whenever the experiment is performed. Its union of all these events constitutes the sample space that experiments. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है मतलब सारे इवेंट्स एक साथ होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये, और एग्जॉस्टिव में क्या होगा फिर, देखो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है, ये कलेक्टिवली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। अब इतने डिटेल में हमें मैथमेटिशियन नहीं बनना, इतने डिटेल में नहीं चाहिए। हम उसका एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑकरेंसेस इन अ सैंपल स्पेस दैट ऑकर कंपल्सरीली व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट। मतलब ये तो इवेंट कंपल्सरी ऑकर होगा, ऐसे सारे इवेंट्स ढूंढ के निकालो। In layman terms, all potential occurrences in a sample space of experiment represent exhaustive events। बस इतना याद रखो, all potential occurrences in a sample space। सैंपल स्पेस में जो जितने पोटेंशियल ऑकरेंसेस है वो ढूंढ के निकालो। अब एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, देयर आर टू कंसीवेबल आउटकम्स व्हेन फ्लिपिंग एन इम्पार्शियल कॉइन। मतलब इम्पार्शियल मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं की है हमने, इम्पार्शियल है वो, पार्शियल नहीं है, पार्शियल रिग नहीं है, बायस्ड पार्शियल वो नहीं है, हेड और टेल। एज अ रिजल्ट these two probabilities are exhaustive occurrences since one of them will undoubtedly occur when flipping the coin। मतलब क्या है, जो भी कोई सैंपल स्पेस दिया गया है हमें, उसमें से एक आध इवेंट 100% ऑकर होगा ही होगा, इसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। अब ये सारे इवेंट्स ऐसा नहीं है कि एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा, राइट।
हमने वो भी देखा है, डिपेंडेंट होगा तो ये सिंपल इवेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही कैटेगरी में हम उसको डालेंगे, तो इतनी वाटर टाइट अरेंजमेंट नहीं है। एक हद एग्जॉस्टिव इवेंट, कंपाउंड इवेंट भी हो सकता है, इसमें मत कंफ्यूज हो आप हो जाना कि ये सारे वाटर टाइट अरेंजमेंट्स है, तो एक इवेंट टाइप है तो दूसरे इवेंट टाइप से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। डिपेंडेंट इवेंट, जैसे अजय ने बोला, डिपेंडेंट इवेंट कैन आल्सो बी ए सिंपल इवेंट, राइट, क्योंकि उसमें अब एक ही स्पेस है। बट एक्चुअली सिंपल स्पेस में एक और होता है कि ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये सिंपल इवेंट जो होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम सिंपल इवेंट बाद में नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ये डिपेंडेंट बन गया है। पहले अलग था तो बाद में अलग हो गया। हाँ, बट कंपाउंड इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट को हम बोल सकते हैं। कंपाउंड इवेंट का डेफिनेशन क्या था? मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, तो हेड और टेल है। और एग्जॉस्टिव इवेंट का आउटकम, एग्जॉस्टिव इवेंट का अगर मैं सैंपल स्पेस से मैं कॉइन का देना चाहूंगा तो हेड और टेल ही आएगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स में, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हो सकता है बट कॉइन खड़ा हो सकता है, राइट। ऐसे कभी कभी बचपन में आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, कॉइन खड़ा रह गया, बट ये काफी कम है, तो ये यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं जाएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट और अब कंपाउंड इवेंट की डेफिनेशन एक ही बनी, ठीक है। अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो भी हमने सीखा उसमें कुछ डाउट्स? सर इसके क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मतलब इंटरव्यू में प्रोबेबिलिटी? इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 6 व्हेन आई टॉस 2 कॉइन्स? 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके सर, देख लो। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक तो 5 और 1 आ सकता है, राइट, एक हो गया कॉम्बिनेशन। फिर 2 और 4 आ सकता है। 2 और 4, हाँ। फिर 3 और 3, 3 और 3 एक आ सकता है। 1+5। हाँ, 1+5 तो हमने बोला, कवर किया नहीं किया, जो भी है, राइट, आपको समझ में आ गया। सैंपल स्पेस निकालो पहले और उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढ के निकालो। तो ये वाले मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अगर हार्ड लेवल में जाना है उनको, अभी आपके लिए नहीं है, विवेक के लिए, अपना ये कौन है, सिद्धेश्वर के लिए या फिर स्वप्निल के लिए नहीं है ये क्वेश्चंस। उनके लिए मीडियम लेवल तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट जो बाकी लोग हैं, प्रकाश, आशा, सुशांत मीडियम से हार्ड लेवल तक पूछे जाएंगे आपको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से। अजय, आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि अब ये क्वेश्चन एक बन गया था, मेरे एक कैंडिडेट को पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर बर्थडे एंड माय बर्थडे आर द सेम, बर्थडे आर द सेम और आर द डिफरेंट। सेम वे में कैलकुलेट किया जा सकता है, आपका और मेरा बर्थडे एक ही होने के कितने चांसेस है, एक ना होने के कितने चांसेस है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ के निकालो, हम उसको डिस्कस करेंगे, मतलब आप डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज है। अब ये प्रकाश के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि प्रकाश जानते हैं सब कुछ, उन्होंने तैयारी की हुई है। प्रकाश, ऐसे 10 तो ज्यादा होगी, बस 5 क्वेश्चन ढूंढ के निकालो। जो डेटा साइंस में प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, 1 2 3 बोले मैंने, राइट, 3 बोले। तीसरा मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल, व्हाट इज द चांसेस ऑफ गेटिंग
टेल इफ माई कॉइन इज रिग्ड और बायस्ड। अगर बायस्ड कॉइन है तो फिर प्रोबेबिलिटीज आपको उसके क्वेश्चन तैयार करने एक दो, ठीक है, दो क्वेश्चन इन के आ रहा हूँ, तो 5-6 क्वेश्चन आप तैयार करो और हमें हमें कब बताओगे उनका आंसर्स और क्वेश्चंस प्रकाश? सर आज बना दूंगा मैं। आज ही? अरे वाह, तो ठीक है, हम कल मिलेंगे फिर प्रकाश, रात को 10 बजे। सर। फिर आप हमें एक्सप्लेन कर देना क्वेश्चन। चलो अब हम देखेंगे कुछ रूल्स, प्रोबेबिलिटी के कुछ रूल्स। रूल्स इन प्रोबेबिलिटी। तो पहला है एडिशन या फिर एडिटिव रूल, एडिटिव रूल्स ऑफ सर प्रोबेबिलिटी। की स्क्रीन नहीं दिख रही, हाँ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओ अब विजिबल है? सर आपको बैकग्राउंड आवाज आ रही है क्या मेरे साइड से, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, या फिर नहीं आ रही है? नहीं नहीं सर। आ रही। अरे वाह, लैपटॉप तो काफी फिर बढ़िया है ये, कुछ भी नहीं क्योंकि आ रहा। मतलब इतनी आवाज, इतनी जोर की आवाज आ रही है मुझे मुझे मेरी आवाज सुनने में नहीं आ रही है पिछले 1 घंटे से, इतनी जोर की आवाज। ये बात अच्छी है, आपको नहीं आ रही है। नॉइज कैंसिलेशन चालू है सर। हाँ, शायद नॉइज कैंसिलेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए एडिटिव रूल्स क्या होते हैं? एडिटिव रूल्स क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट, additive rule states that the probability for getting A or B will be the sum of the probability of getting A and the probability of getting B. Probability of getting A or B will be the sum of probability of getting A and the probability of getting B. सिंपल, दोनों के एडिशन कर दो, ये वाले होगी A और B की प्रोबेबिलिटी, उसको यूनियन से हम डिनोट करते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इन दो इवेंट, ये एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है एंड दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गेटिंग ए और बी की? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए और गेटिंग बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बोला है। ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या फिर बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
और लगाएं तो इंटरसेक्शन हो जाएगा फिर तो, और लगाएंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ये है और की नहीं, ये तो यूनियन है ना। यहाँ पे एडिटिव रूल है, तो बोलने के लिए हम इंटरसेक्शन आपको सही लगता होगा, बट ये यूनियन टाइप काम करेगा। यूनियन टाइप का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ कॉम्बिनेशन है। इसलिए हम यूनियन सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। और अगर मल्टीपल इवेंट्स है तो प्लस करके प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डी ई एफ जो जितने हैं उतने लगाओ, अगर उतने की प्रोबेबिलिटी निकालने हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है आपको इसका। एग्जांपल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड या फिर ब्लैक कार्ड, डेक में से रेड निकालना है या फिर ब्लैक निकालना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लैक इक्वल टू, रेड की प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ, आपने बताई थी मुझे, राइट, 26/52 और ब्लैक की कितनी है, ब्लैक का 26/52 सेम। फिर से 26/52। अब ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लैक कार्ड। ये किसका कितना आता है, 100%। राइट, 100% आता है। एंड these events are not affecting each other। पहले ये निकाला फिर बाद में पूछा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम पकड़ के चल रहे हैं इनको। ये हो गया फॉर, ये किसके लिए हो गया, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। अब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए अगर वही करना है तो एक्चुअली फॉर्मूला काफी चेंज होता है। अब मैं क्या करूंगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, मतलब कि वो डिपेंडेंट है अब इवेंट्स, उनके लिए निकालूंगा। तो उनके लिए क्या, टू इवेंट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर। अब क्या है, टू इवेंट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर। अब दो इवेंट्स जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फॉर्मूला कैसे बनता है, P ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाली टर्म आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। चलो, तो अब हम देख लेते हैं, मतलब अब हमने क्या किया है, वो एक्सट्रैक्ट जो सब्ट्रैक्ट जो टर्म की है, वी हैव टू, हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ टू इवेंट्स ऑकरिंग टुगेदर। कोई इवेंट्स है ऑकर टुगेदर, ये एक साथ हो रहे हैं। ये जो इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब ये दो इवेंट्स एक साथ ऑकर कर रहे हैं। साथ ऑकर कर रहे हैं, उसको तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये टू इवेंट्स आर अफेक्टिंग ईच अदर जब हम बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी ए और बी आने की प्रोबेबिलिटी हम बताते हैं, तब ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को रिमूव करना पड़ेगा हमें। दोनों एक साथ जब आती है ए और बी
उसको तो रिमूव करना पड़ेगा, फिर हमें मिलेगी ए और बी की। समझ रहे हैं आप ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? यस सर। और पूछा है, ए और बी का पूछा है, तो ए एंड बी तो रिमूव करना पड़ेगा, ए एंड बी तो पूछा ही नहीं है, तो इसलिए ये रिमूव कर दिया हमने उस, क्योंकि ये एक्चुअली ये यूनियन के साइन सिंबल के साथ ही वो करते हैं क्या इसको दोनों का? मतलब ऊपर भी हमने ए और बी ऐसी दिया हाँ, है। ए और बी ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखते हैं, तो सेम सेम निकाला है हमने, बस दो इवेंट्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली अफेक्ट करना मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये है बी है, अब इसको निकाल रहे हैं हम बाजू में, इस ये नहीं चाहते दोनों इवेंट एक साथ ऑकर हो जाए, ये नहीं चाहते, क्योंकि हमें पूछा क्या गया है ए और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसमें से क्या है प्रोबेबिलिटी ए की फाइंड आउट करनी है प्लस प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड आउट करनी है, राइट। बट प्रोबेबिलिटी ए एंड बी को छोड़ना है, तो कुछ ऐसा भी है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी भी आ रही है, उनको छोड़ देना है। मतलब क्लाउडी भी, रेनी भी है और सनी भी है, वेदर रेनी भी है सनी भी है, तो हो सकता है किसी एक दिन क्लाउडी और सनी भी आ गया है, बट हमें पूछा गया है कि किसी एक दिन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेदर इज रेनी और सनी, नॉट बोथ, सनी और रेनी भी है, उसको तो निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, ये वाला जो है फॉर्मूला, इससे वो निकलेगा बाद में। Probability we will be getting the probability of event A or B only, A or B, not A and B। समझ में आ गया अभी? हाँ यस सर। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है इसका। कार्ड का ही एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। सपोज we draw a card containing king or hearts और hearts। अब मैंने ये बोला है कि किंग या फिर हर्ट्स मुझे चाहिए, तो इसके कुछ सैंपल स्पेस क्रिएट होते हैं, तो एक्चुअली द कार्ड विल बी किंग, एक तो ये होगा, अगर मुझे कार्ड चाहिए या फिर हर्ट चाहिए, किंग चाहिए या फिर हर्ट चाहिए, तो क्या होगा, द कार्ड विल बी किंग, एक तो ये कार्ड जो भी होगा वो किंग होगा, राइट। द कार्ड might be hurts या फिर ये भी हो सकता है, द कार्ड might be, क्या हो सकता है बताओ, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग एंड, और नहीं, हार्ट आएगा। किंग एंड हर्ट्स हार्ट, at the same time। अब मुझे बोला गया है कि क्या करो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग या फिर और बोला है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट्स कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे हम, क्योंकि वो भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट भी चाहिए, ये भी कैलकुलेट करेंगे, बट क्या नहीं चाहिए, ये वाला स्टेप नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और बोला है किंग और हर्ट्स बट नॉट बोथ। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इफ वी आर गेटिंग किंग्स एंड हर्ट्स एट द सेम टाइम, तो हमें फिर इसको निकालना पड़ेगा, किंग एंड हर्ट को।
अब मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग कितनी है? 4/52। 4/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग। देखो यहाँ पे अगर कोई भूल गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग 1 2 3 4 4 किंग है टोटल 52 कार्ड में से, राइट। तो यहाँ पे 4/52 हर्ट्ज कितने हैं? 13/52। राइट। थर्टीन बाय 52 और जो किंग है वो हर्ट का है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52। 1/52 क्यों है? क्योंकि एक ही कार्ड ऐसा है कि किंग भी है हर्ट भी है। यहाँ पे देखो एक ही कार्ड ऐसा है, ये यहाँ पे देखो किंग भी है और हर्ट भी है, उसमें किंग है और हर्ट भी है, देखो दोनों है। इस थर्ड रो में लास्ट पत्ता देखो, ये पत्ता दोनों में है। इसको ड्रॉप करना है, ये नहीं चाहिए मुझे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी कैलकुलेट होती है निकालो। 16/52। 16/52 ये फाइनल प्रोबेबिलिटी आपकी है। ये क्या है? म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ गए आप? यस सर। यस सर। गुड। देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन रूल और हम स्टॉप करेंगे, ये लास्ट देखेंगे, बाकी कल कवर करेंगे। एडिशन देखा हमने। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? व्हेन टू इवेंट्स ऑकर वन आफ्टर अनदर वन आफ्टर अनदर, तो इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। इफ द इवेंट्स ऑकर वन आफ्टर अनदर तो आता है मल्टीप्लिकेशन, और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो अब पहले तो ये केस देखेंगे हम, ये केस उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये दो इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या तैयार होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मैं अगर एग्जांपल देना चाहूंगा इसका, तो डाइस का हम इस बार ले लेंगे। सपोज वी रोल अ डाइस 2 times and want to find the probability of getting 1 and 3, and है ना ये, and मल्टीप्लिकेशन रूल एंड में काम आता है, और में एडिशन आता है, और में एडिशन, और यहाँ पे एंड में मल्टीप्लिकेशन रूल काम आता है, मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमें? 1 and 3, 1 and 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 and 3 टुगेदर
इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड बोलते हैं हम तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है, एडिशन नहीं। एंड और एडिशन करेंगे आप, वो लॉजिकली आपको थोड़ा थोड़ा लगता है, राइट, कभी कभी, बट यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है किसी को भी, ये याद रखना है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए भी, बस उसका फॉर्मूला अलग है। अब ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितनी है? 1/6 into 1/6 1/6 इंटू 1/6 या फिर उसकी 1/36 1/36 काफी कम है, राइट, प्रोबेबिलिटी। एक और 3 आने की, एक 2 डाइस है हमारे पास, दोनों भी रोल कर रहे हो और एक ही बार 1 और 3 आना चाहिए, तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी काफी कम बनेगी। तो ये वाला है हिसाब। सर एक डाइस है या 2 डाइस है? 2 डाइस है, 2 डाइस है। 2 dice and 2 times. ऐसी होगा। सॉरी, 2 डाइस 1 टाइम बोलो या फिर 1 डाइस 2 टाइम्स बोलो, कोई भी है। Understood. तो ठीक है, एक ही होगा उसका। यही बोलते हैं 1 डाइस 2 टाइम्स। तो 1 one dice. तो पहली बार 1 आया, दूसरी बार 3 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, अब क्लियर है? यस चलो, और दूसरा रूल इसी के लिए देखते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। मल्टीप्लिकेशन रूल है फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उसके लिए ये तो पता है हमें कि इसको क्या बोलते हैं, 2 इवेंट्स ऑकर वन आफ्टर अनदर, ठीक है, ठीक है, ये 1 आफ्टर अनदर का ही एग्जांपल लेते हैं, एक बार नहीं, ठीक है, 1 आफ्टर अनदर एंड बोथ आर dependent on each other, both are dependent on each other। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेट से वी आर पिकिंग अ रेड कार्ड। पहले हमने क्या किया, रेड कार्ड निकाला टेक में से एंड विदाउट पुटिंग इट बैक, हम दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, अब पहली बार क्या है, टोटल 52 कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं इसको। 52 कार्ड्स है, और रेड कार्ड उसमें से निकाला, तो कार्ड कितने बचे, 51 कार्ड्स बचे। अब 52 कार्ड से रेड बाहर निकाला, रेड को बाहर निकाला विदाउट पुटिंग इट बैक। इन दिस सिनेरियो वी फाइंड दैट 2 इवेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप बोल रहे हैं कि रेड की प्रोबेबिलिटी फिर से बताओ कितनी है, अब ये तो चेंज होगी, राइट, 12/51 हाँ 12/51 होगी इसकी अब, क्योंकि ये कार्ड निकाला, पहले कितनी थी 13/52 अब इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। सर सिर्फ रेड पूछा है ना हमने, तो 13 से ज्यादा हुई ना, 26/52। 26 सॉरी हाँ 26/52 हर्ट का बोलो, यहाँ पे भी हर्ट का बोलो, हर्ट रेट कितने हैं, कोई भी बोल रही है, ठीक है, ये तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए सिर्फ आपको कि अगर ये कार्ड निकाल रहे हो उसमें से,
तो प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, अब चेंज होती है, राइट, क्योंकि वापस नहीं डाल रहे हो आप उसमें कार्ड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, अब एग्जांपल लेंगे उसका एग्जैक्ट। You want to take two cards. Firstly, to pick a red card and then a king and then a king. बाद में king निकालोगे। तो the probability of getting a red and king, getting a red and king is, क्या है उसकी probability of getting red and king equal to probability of getting red into probability of getting king when we draw a red card। ये वाला सिनेरियो बनता है उस केस में, ये वाला फॉर्मूला बनता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखने की तो जरूरत नहीं है, ये कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ इस टाइप हम उसके ऊपर काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड किंग इक्वल्स टू क्या है सर वो सेकंड टर्म क्या है, k/r? k/r मतलब k डिवाइडेड बाय r। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल, इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ k डिवाइडेड बाय r, ये होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर रेड निकाला है ऑलरेडी तो k की कितनी है इस टाइप, हम उसका एग्जांपल अभी देखेंगे। इट इज कॉल्ड, this term is called probability of getting k given r, given already r। तो probability of k given r बोलते हैं टेक्निकली, probability of k given r। k given r, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, probability of r and k equal to probability of r into probability of k given r, conditional probability। That means we want to calculate the probability of k which depends on the previous event। We want to calculate the probability of a which depends on this previous event। तो probability of r and k अब कितनी है, probability of getting red card कितनी है, 26/52। रेड ठीक है, रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड कितनी है, 26/52 इंटू 2/26। कितनी है, 2/26। 2/26। 2/, ये तो काफी सारे कार्ड्स निकाले हमने, 26 निकाले, तो 2/, कितनी हुई, 26। अब ये निकालने के बाद कितनी हुई, 2/56। ये 2/26 कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया। ये निकाले हमने कार्ड पहले,
अभी वापस ही नहीं डाले हमने कार्ड। अच्छा, फिर वापस नहीं डाले। हाँ, वापस ही नहीं डाले। उस केस में कितनी है? ठीक है, और किस कैसे इस और एक कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का एक देखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, बस सब लोग को इतना समझ में आ गया क्या? पहले ये बताओ। हाँ, आ गया। बाकी सुशांत, मोनिका, यस सर। सिद्धेश्वर, सबको आ गया? अजय, चलो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? थोड़ा सा रेफरेंस आया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कैलकुलेट तो हमने कर दी, बट और थोड़ा सा एक डेफिनेशन इसका भी देखेंगे। व्हेन वन इवेंट occurs, it might have other events. It might have a relationship. It might have a relationship with other events called conditional probability. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो इसका भी डिटेल में अगर देखना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी या फिर बी गिवन ए कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सपोज टू इवेंट्स, इवेंट ए है हमारे पास, तो टुमारो विल बी सनी। टुमारो, ये इवेंट क्या बोलता है? टुमारो विल बी सनी। उसकी प्रोबेबिलिटी है 5.5। और इवेंट बी एक है हमारे पास, यू विल गो टू शॉपिंग टुमारो। तो टुमारो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। शॉपिंग प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7 है उसकी। तो ये क्या है? एक्चुअली कंडीशनल है प्रोबेबिलिटी। अगर सनी है तो हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो दिस बी इज डिपेंडेंट ऑन दिस इवेंट ए, इसलिए हम इस टाइप लिखते हैं उसको, बी गिवन ए। बी गिवन ए। अब बेस थ्योरम ऐसे भी बोलता है, बी गिवन ए। ये 5 डिलीमीटर यूज करते हैं, कोई लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये सही है। तो सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? कंडीशन में मुझे तो शॉपिंग के लिए जाना है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस इवेंट। इवेंट ए must occur, this must occur, then only I will go to shopping। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशन है, बी गिवन ए, इसको बोलते हैं बी गिवन ए। अगर ये हो गया तो ही बी होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी डाउन हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कल और भी डिटेल में पढ़ेंगे ये सब प्रोबेबिलिटी। एक सेकंड दे दीजिए। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, चलिए जाएगा। चलो, आज जो भी पढ़ा हमने वो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। इसके ऊपर थ्योरी तो कुछ देखो, कुछ नहीं आएगी। थ्योरी जो भी हमने पढ़ी है ना,
ये थ्योरी कोई नहीं पूछता है। बस जो जो मैंने 2-3 सवाल बीच में पूछे हैं आपको, इस टाइप सवाल पूछेंगे वो लोग में। बाकी कंडीशनल क्या है, ज्वाइन क्या है, कोई नहीं पूछने वाला। तो सिर्फ वो हमें समझने के लिए है, आपको समझने के लिए है कि इस टाइप ये प्रोबेबिलिटीज होती है। ये तो हम सिर्फ बेस आपका बना रहे हैं। कंडीशनल आगे यूज में आती है ना हमें थोड़ी बेस थ्योरम में। कंडीशनल कंडीशनल बेस थ्योरम में, बेस थ्योरम भी देखेंगे हम। बेस थ्योरम क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए given b has already occurred, probability of a given b equals to probability of event a occurred and event b occurred, मतलब ये intersection b divided by probability of b। ये फॉर्मूला है अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, राइट। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम में कैसे यूज करते हैं? एज अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a given b इक्वल टू probability of b given a into probability of a divided by probability of b। अब हम ये कल सीखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में। चलिए फिर यहीं पे आज रुकते हैं। मैं देखूंगा अगर थर्सडे पॉसिबल है तो हम रखेंगे, क्योंकि सिलेबस मुझे इतना डिटेल में सब कुछ आपको पढ़ाना है, जैसे कि किसी को पता है, किसी को पता नहीं है, फिर भी हमें पूरा सीखना है उसमें, राइट। जो कि मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि आपको भी समझ में आ रहा है सब कुछ। तो थोड़ी सी लेक्चर की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आलोक को थोड़ी सी परेशानी है, दिक्कत है, वो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी हमें। आज एक बार बात कर लो उनसे, देखो कि क्या हो सकता है। वैसे भी वो आज एब्सेंट है, नहीं तो आज ही बात कर लेते एक्चुअल में सर प्रॉब्लम उसमें ये आती है आलोक कि वो उसमें नहीं है, पूरा कॉलिंग चलती है। नहीं कॉलिंग Teams का time जैसे जैसे देखो प्रकाश एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। सैटरडे हर सैटरडे लगभग एडजस्ट करते हैं और बाद में देखते हैं रिकॉर्डिंग। तो अगर क्योंकि उसका बेहतर रहता है, क्लाइंट कॉलें चलती हैं इसमें, इसलिए तो उसका प्रॉब्लम आती है रात में। जैसे थर्सडे हमने रखा है, राइट। थर्सडे हमने रखा है तो हो सकता है फ्राइडे एक दिन मिलता है उनको, तो फ्राइडे कवर करें जब भी उनको टाइम मिलता है। 1 घंटा सिर्फ हम लेते हैं, वैसे भी ज्यादा नहीं लेते, पौन घंटा 1 घंटा। तो देखो उनसे डिस्कस करते हैं आलोक से। हाँ, अगर वो तैयार होते हैं तो, नहीं तो फिर दूसरा कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। एक करते हैं सर ने, इसमें सैटरडे संडे में पढ़ा लेते हैं हम लोग आधे घंटे। हाँ बढ़ा तो सकते हैं, वो भी एक है। ऐसा कुछ कर लें, 15 मिनट्स का ब्रेक देके हम हाँ। फिर कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम। ऐसा कुछ करते हैं। हाँ वो भी एक पॉसिबल वे है। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, अगले सैटरडे को ही मिलेंगे हम। बट बीच में काफी गैप होता है, तो हम ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। प्रकाश कल हमारे लिए 5 क्वेश्चंस, आप 5-6 क्वेश्चन जितने भी आप लेना चाहते हो, रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटीज फॉर डेटा साइंटिस्ट्स। ठीक है, ये सर्च Yes, करके निकालोगे। यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे। बाय सर, ओके थैंक यू। Thank you. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू।